मराठों से संघर्ष। दक्षिण इसका तो खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। साउथ इंडिया पॉलिसी में गोलकुंडा हो गया है। हाँ, तो बीजापुर गोलकुंडा 2 ही रियासतें बची थी और उनको विजित कर लिया। इसके प्रांतों की संख्या हो गई 17। अकबर के ज़माने में कितनी थी? 15, 17 या 16। 17। गोलकुंडा और बीजापुर को मिला लिया तो 17 रियासतें इसके प्रांत हो गए इसके साम्राज्य में। अकबर के ज़माने तक अभी 15 ही थे। तो बीजापुर गोलकुंडा को भी हराया है दक्षिण में। चलिए, अब शुरू हो गया इसका जब ये दक्षिण गया तो मराठों से संघर्ष शुरू हो गया। मराठों से संघर्ष। मराठे मुगल अमीर वर्ग में जहांगीर के समय शामिल हुए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठे मुगल सेवा में कब आए, तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में। आ जाओ। आमिर वर्ग में शामिल हो गए मराठे। और जब अमीर वर्ग में शामिल हो गए तभी से मराठों का हस्तक्षेप दक्षिण की रियासतों की राजनीति में होने लगा। अमीर हो गए जहांगीर के काल में, और जब ये अमीर वर्ग में शामिल हुए तब दक्षिण की जो रियासतें हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, खानदेश, सबकी राजनीति में शामिल होने लगे। औरंगजेब के शासनकाल में के समय मराठों का नेता शिवाजी हो चुके थे। मराठों के नेता अभी समय कौन है? शिवाजी। क्योंकि शिवाजी की उम्र इस समय क्या होगी? 20 से कम ही थे। मराठा औरंगजेब आता है 1858-59 में, और 1627 ईस्वी में मराठा जी का शिवाजी का जन्म हुआ। तो 27-3-30 लगभग 33-34 साल के हैं शिवाजी। मराठा नेता हो गए शिवाजी। मुगलों से शिवाजी का संघर्ष, प्रथम संघर्ष शिवाजी का पहला संघर्ष लिखिए या पहला मुकाबला लिखिए। 1657 ईस्वी में हुआ। 1657 ईस्वी में शिवाजी और मुगल आमने सामने आए। इसके पहले विजय अभियान तो शिवाजी 1643 से ही शुरू कर दिए थे, लेकिन अपने क्षेत्र के छोटे मोटे किलों को जीत रहे थे। 1657 में जब ये सामना हुआ तो उस समय अहमदनगर
दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण किले थे। इन्हीं 2 किलों का शिवाजी घेरा डाले हुए थे। अहमदनगर और जुन्नार 2 किलो पे शिवाजी का घेरा पड़ा हुआ था जीतने के लिए, और वो दोनों किले मुगलों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि दक्षिण की रियासतों की थी और दक्षिण की रियासतें मुगलों के नियंत्रण में थी, तो इसलिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। मुगलों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। हाँ, मुगलों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। शिवाजी का क्या था? शिवाजी घेरा डाले हुए थे इन किलों पे। कहने का मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी एवं औरंगजेब की मुगल सेना में पहली बार मुकाबला कब हुआ, तो 1657 में शुरू हुआ था। कब हुआ? उस समय दक्षिण की 2 रियासतें थीं, उनके 2 किलों पे घेरा डाले हुए थे। शिवाजी बुद्धिमान आदमी थे। अहमदनगर और जुन्नार, ये दोनों किले हैं दक्षिण भारत के। यहाँ पे शिवाजी इसको जीतने के लिए घेरा डाले हुए थे। घेरा समझ रही है? जैसे मान लो कि ऐसी है, चारों तरफ से सेना खड़ा कर दिए थे, न कोई आएगा न जाएगा। रसद और पानी जब बंद हो जाएगा तो अपने आप वो किला सरेंडर कर देगा, और उसके बाद से या तो लड़ेगा, जितने दिन रसद सामग्री रहेगी लड़ेगा, नहीं तो फिर जो है। ये काम दक्षिण अपने उत्तर भारत में राजस्थान में मुगल और तुर्क द्वारा सबसे अधिक अपनाया गया। चारों तरफ से, जैसे चित्तौड़ का किला ही था, अलाउद्दीन खिलजी चारों तरफ से घेरा डाला, और घेरा डालने के बाद मजबूर होके कमजोर कंडीशन में भी रतन सिंह को किला से निकल के युद्ध करना पड़ा। क्या करेंगे भाई, किला में है तो एक बहुत बड़ी फौज है जो लड़ रही है, उसके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं कहाँ से आएंगी? बाहर से। और जब चारों तरफ से हम घेरा डाल देंगे तो रसद पानी सब के सब कट ऑफ हो जाएगा, और जब कट ऑफ हो जाएगा तो फिर इसी बात को नेपोलियन कहता है कि जो सेना का मुख्यालय होता है वो शरीर में मस्तिष्क के तरह से होता है। जैसे मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क से ही तो सारा नियंत्रण होता है हमारा, और सेना के हेड ऑफिस से पूरा नियंत्रण होता है। नेपोलियन कहता है कि पहले हेड ऑफिस को ही ध्वस्त कर दो। इसी नीति को आगे लेके चला था हिटलर, जो ब्लिट्जक्रीग पद्धति को अपनाया था युद्ध में। तो उसका एक ही सिद्धांत था कि इतना तीव्र गति से हमला करो कि जो 4 दीवारी बनी हुई है सेना की वो टूट जाए, और सीधे हम पहुंच जाए कहाँ पे? सेना मुख्यालय पे। सेना मुख्यालय ध्वस्त तो बॉर्डर पे खड़ी सैनिक कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको रसद सामग्री नहीं मिल रहा है और कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। तो इस नीति को अपनाया जाता था मध्यकाल में। तो वही काम कर रहे थे शिवाजी। 2 किलों का घेरा डाल के बैठे थे। शिवाजी बुद्धिमान थे, वो जानते थे चाणक्य की नीति क्या है। चाणक्य कौटिल्य की जो नीति है सर, जो युद्ध के समय सर मजबूत हो तो कमजोर युद्ध, आसन और यान, 3 नीति है उसकी। अगर जो कंडीशन बरोबरी की है तब हम लड़ेंगे, और अगर नहीं संधि आसन और यान, जब कमजोर कंडीशन में तो दुश्मन से संधि कर लेंगे, और संधि करके बैठेंगे नहीं, तैयारी करेंगे। और कहता है कि यान की कंडीशन यह है कि जब हमको लगने लगेगा कि हम दुश्मन से मजबूत हो गए तो हम अटैक कर देंगे। यान का मतलब होता है अभियान। आसन का मतलब है कि जब तक दुश्मन से अधिक नहीं हुए हैं और कम भी नहीं है, बरोबरी कंडीशन है, तब तक नहीं आसन चुपचाप मार के बैठे रहेंगे। आसन का मतलब होता है आराम से बैठ जाना। ये नीतियां अपने यहाँ 6ठी शताब्दी BC में ही आ गई थी। कौटिल्य कब का प्रोडक्ट है? 3री शताब्दी का है, और BC में आ गई थी। लेकिन हमारे जो राजा थे अपने यहाँ के मध्यकालीन, वह इन नीतियों को त्याग के अपना रहे थे महाभारतकालीन युद्ध में। और भारत के राजपूत शासकों के पराजय का सबसे मेन कारण था महाभारत के युद्ध नीति को अपना आदर्श बनाना, और उसमें भी श्री कृष्ण को आदर्श बना ले तो सबसे अच्छा रहता है। सेनापति के रूप में आदर्श बनाए भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह को आदर्श बनाए कि जो भी युद्ध नीति भीष्म पितामह तैयार किए थे
और पाप पुण्य की अवधारणा अपने यहाँ शुरू से ही रही है। अगर दुश्मन पर रात पे अटैक करेंगे तो ये पाप है, दुश्मन भाग रहा है तो पीछे से अटैक करेंगे तो ये भी पाप है। सीधे हम सीने पे गोली मारेंगे, सीने पे वार करेंगे, आमने सामने युद्ध करेंगे। तो शिवाजी उससे अलग हटके हैं। शिवाजी देखे कि मुगलों से इस समय मैं कमजोर हूं, तो तुरंत क्या कर लिए, संधि कर लिए। सर ये जो राजपूतों की हाँ जो युद्ध नीति थी, हाँ जो इनके पराजय का कारण थी, लेकिन कहीं ना कहीं के विजय के भी एक कारण थे। क्या? इसलिए कि हम युद्ध भूमि में अपना सर्वस्व देंगे, भागेंगे नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है। तो यह टेंडेंसी होते हुए भी राजपूत पराजित हो गए। उसके पीछे नीति थी, उसके पीछे केवल मनोबल ही नहीं काम करता है युद्ध में, कि हम अपना जान देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं वार पॉलिसी। बहादुरी के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए उसकी। नहीं, बुद्धि में कमी नहीं था, अपने यहाँ भी विद्वान बहुत थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम एक आवरण में ढक जाएंगे कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और उससे बाहर निकल के हम कुछ करेंगे तो वो पाप माना जाएगा, तो उस कंडीशन में कितना हो बुद्धिमान कोई व्यक्ति रहेगा, समझा नहीं पाएगा। चलिए, तो इस समय क्या किए शिवाजी, संधि कर लिए। लेकिन संधि करके शिवाजी बैठे नहीं, हटाए इसको। संधि करके, ये इंपॉर्टेंट है, 1657 पहली बार ये सामना मुगलों से हुआ। इंपॉर्टेंट ये है, मराठा मुगल अमीर वर्ग में शामिल हुए किसके काल में, जहांगीर के शासन काल में। और यही वो समय है जब मराठों का हस्तक्षेप शुरू हो गया, कहाँ, दक्षिण भारत की रियासतों में। जब अमीर बने तब। इसके पहले क्या थे, सिपाही थे, घूम फिर के नौकरी करते थे। जैसे कभी गोलकुंडा में नौकरी कर लिए, कभी जाके बीजापुर में नौकरी कर लिए, कभी अहमदनगर में नौकरी कर लिए। बस एक छोटे छोटे सरदार थे, लेकिन एक अमीर वर्ग में शामिल हो गए जहांगीर के शासन काल में। पिताजी भी तो थे अच्छे। हाँ, तो शाहजी तो क्या थे, शाहजी छोटे मोटे सरदार थे और कुछ नहीं थे। बस वो कभी भी ये कंडीशन में नहीं आए कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करें। शिवाजी ऐसे नायक हैं जो स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोच रहे हैं और हिंदू पद पातशाही का नारा दे रहे हैं। वह राष्ट्र कैसा होगा, वह हिंदू धर्म मानो हिंदुस्तान होगा। और हिंदुस्तान में समरसता रहेगी, सहिष्णुता रहेगी, अन्य धर्म के भी लोग रहेंगे, लेकिन वो पहचान किस रूप में जाना जाएगा, हिंदू राष्ट्र के रूप में। तो हिंदू राष्ट्र का नारा, इसीलिए तो राणा प्रताप से शिवाजी बहुत आगे निकल जाते हैं। कंडीशन भी एक तरह से सिंपल भाषा में कहोगे तो राणा प्रताप लठियार बैल थे कि बस झोंक दो, लड़ेंगे केवल। शिवाजी केवल लड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। उस पद्धति को शिवाजी अपना रहे हैं, जो कौन पद्धति है, जो डिमांड है उस समय के लिए कि इतने मजबूत मुगल हैं, उनसे हम लोहा लेने के लिए हम गोरिल्ला युद्ध करेंगे, छापामार युद्ध करेंगे। एक और अंतर यह काम तो राणा प्रताप भी अपना सकते थे। नहीं, जैसे उनके अंदर ये था ना कि हम दूसरे की चीज को, दूसरे के राज्य को अपनाएंगे नहीं, जो मेरा है मैं उसको किसी को दूंगा नहीं, उसी में सीमित। तो भारत तो उन्हीं का है। ये कॉन्सेप्ट तब नहीं ना था सर। क्यों नहीं था? अरे यार, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में कॉन्सेप्ट है कि हिंदुस्तान की सीमा जा रही है, हिंदू कुश पर्वत, ईरान की सीमा से टकरा रही है, अफगानिस्तान, ये सारी चीजें भारत के अंदर आ रहा है और आप वहीं पे उन्हीं क्षत्रियों के आप भी वंशज हैं कहीं ना कहीं। तो वही तो परंपरा चली आ रही है और आप केवल राजस्थान के एक छोटे से रियासत मेवाड़ को अपना राष्ट्र मान रहे हैं। तो आपको हम नेशनल नायक कैसे माने? नेशनल नायक तो ये कहलाएंगे ना, ये नेशनल नायक है। वो मात्र और मात्र एक योद्धा थे। ये योद्धा के साथ एक नीति निर्माता भी। चलिए, सत्रह 1660 ईस्वी औरंगजेब अब शासक बन चुका है। 1657 में शिवाजी की संधि के बाद भी शिवाजी पे बहुत निगरानी इसलिए नहीं किया कि ये कहाँ फंसा हुआ था, उत्तराधिकार के युद्ध में। 1658-59 क्या चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध। 1659 में तो क्लियर खाली हुआ। तब इधर जब ध्यान दिया तो देखा कि काफी किलों को शिवाजी संधि के काल में ही जीत चुके हैं जो मुगल नियंत्रण में थे।
तब 1660 में औरंगजेब दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान कौन सा शाइस्ता खान एक बार आ चुका है, मामा है। इसका मामा है और बंगाल अभियान पर 63 में भेजेगा, जब शिवाजी की अंगुली काट देंगे और इसके लड़के को मार देंगे। इसके लड़के को मार देंगे, एक तरह से सरेंडर हो जाएगा, तब वहां से उठा के क्या करेगा 63 में भेज देगा बंगाल। इसको शायद अब वहां मीर जुमला की मृत्यु हो चुकी है। तो इसको जानबूझ के छोड़ दिया क्या? कौन? शाइस्ता खान को। औरतें आ गई है। नहीं, वो उसके बाद थोड़े देर भी शिवाजी रुकते, हाँ। तो हो सकता है शिवाजी गिर जाते। वो तो त्वरित आक्रमण था ना, कि रात में हमला करेंगे, हमला करने के बाद उनको क्षति पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाने के गोरिल्ला युद्ध का एक कॉन्सेप्ट है, जिस स्पीड में अटैक करो उसके दूने स्पीड में पीछे भागो, उसके दूने स्पीड में पीछे भागो। माओ त्से तुंग इसका कॉन्सेप्ट जब करता है तो कहता है कि गोरिल्ला ऐसे स्थल का चुनाव करेगा जो एकदम जंगल हो, पहाड़ हो, वहां पे शाही सेना पहुंच ही ना पाए, वो उसका मुख्यालय होगा गोरिल्ला का, क्योंकि गोरिल्ला को केवल भागना है और बार बार हमला करके दुश्मन को कमजोर करना है। और दुश्मन कमजोर जब हो जाएगा तब एक फिनिश वार करेगा वो, जब उसको लग जाएगा कि दुश्मन हमारे हमले से कमजोर हो चुका है, तब फाइनल युद्ध करेगा और तब गोरिल्ला युद्ध जीत जाएगा। नहीं तो एक सामान्य सा व्यक्ति इस पद्धति को लेकर, ये पद्धति दिया कौन सबसे पहले? गोरिल्ला वार, नोट कर लो, गोरिल्ला वार सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सुनतजू एक दार्शनिक रहते हैं चीन के, सुनतजू चीन के दार्शनिक है सुनतजू, वो कॉन्सेप्ट दिए इसका गोरिल्ला वार का। सुनतजू चीन के थे, 6वीं शताब्दी बीसी में, जिस समय राज्य स्थापित हो रहे थे, उस समय गोरिल्ला वार का कॉन्सेप्ट दिए थे। सुनतजू चीन के थे। हाँ, मतलब ये टेक्निक साउथ इंडिया में चल गई क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट है, जियोग्राफिकल रीजन। नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स है तो यहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ता। मैदानी क्षेत्र जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाला जो पूर्वांचल और मध्य वाला बेल्ट है, यहाँ पे तो नहीं अप्लाई हो सकती, लेकिन राजस्थान में तो हो सकती है। अब विशेषकर राणा प्रताप के जिस क्षेत्र में मेवाड़ में जहाँ शासन कर रहे हैं, वहाँ पे तो सबसे शानदार तरीके से अप्लाई होती है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं, और वहाँ की जो लोकल जंगली जनजातियां हैं वह भी आपके भक्त हैं। नहीं तो गोरिल्ला वार नहीं लड़े थे ना, बस सरवाइव किए थे। जब हल्दी घाटी हार गए तो भीलों के साथ ये सरवाइव किए थे। आज जब भी राणा प्रताप युद्ध किए तो इस तरह के, जिस तरह शिवाजी युद्ध कर रहे हैं उस तरह से नहीं किए। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाभारत से थोड़ा कटे हुए हैं। महाभारत का कॉन्सेप्ट कहाँ चल रहा है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में देखो, अपने रामायण महाभारत कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे भी ना हो। और रामायण महाभारत का प्रभाव तो ये कंडीशन, जो रामायण चला था टीवी पे, तो उसमें इंडिया से अधिक लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान के देख रहे थे, जहाँ पे हिंदी ठीक है, वहाँ की उर्दू भाषा है, लेकिन उर्दू और हिंदी में कोई लफ्ज में कोई अंतर नहीं है, लेखनी में अंतर है। वहाँ के लोग देख रहे थे रामायण। शाइस्ता खां को नियुक्त किया शिवाजी के खिलाफ 1660 ईस्वी में। औरंगजेब दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध अभियान हेतु नियुक्त किया।
शिवाजी पे दबाव बनाना शुरू कर सकता है। ये सब डेट थोड़ा दिमाग में बैठाए रखना, क्योंकि डेट डायरेक्ट डेट ही पूछ देता है। चलिए 1663 ईस्वी शिवाजी ने शाइस्ता खां के मुगल शिविर जो कहाँ स्थित था, पूना में, लाल शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण किया। संख्या बहुत, हमको लगता है कोई फिर आज है क्या वो एग्जाम तो चल ही रहा है। नहीं तो लेकिन लास्ट क्लास में अटेंडेंस बहुत जबरदस्त थी, जो लास्ट वाला क्लास था। एग्जाम दे के आ गए होंगे। हाँ तो आए 10 बजे तक हो सकता है ऐसा। एग्जाम इस समय जो है कोचिंगों को ध्वस्त किया है। चलिए, और इस हमले में शाइस्ता खां को अपना पुत्र एवं अपने हाथ की एक उंगली गंवानी पड़ी। शिवाजी अचानक हमला किए, जिसमें इसका पुत्र मारा गया और इसके हाथ की अंगुली कट गई और रातों रात शाइस्ता खां छुप गया। इससे औरंगजेब शाइस्ता खां को दक्षिण से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। सर, शाइस्ता खान का पुत्र और उसकी शाइस्ता खान की उंगली कटी या फिर शिवाजी की? नहीं, शिवाजी की कहाँ कटे, शाइस्ता खां की कटे। शिवाजी ने काटा और मर्डर किया। अभी बताओ शिवाजी कितने बुद्धिमान थे। अगर विशालकाय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि ये धोखा करेगा। कितना आगे की सोच लेते शिवाजी कि अफजल खां जो विशालकाय उस समय का पुरुष माना जाता था, और उससे मिलने जा रहे हैं एकदम ठीक आराम से। ऊपर पहन ले रहे हैं तवा, जो रोटी बनाने वाला होता है, लोहे का तवा पगड़ी के नीचे, पूरे शरीर को लोहे से वो कर देते हैं अंदर से, और हाथ में एक हाथ में बगनक का मतलब कि जैसे बाघ के नख जैसा जो लोहे का पहन लेते हैं। और वो जो है सोच रहा है कि शिवाजी नाटे नहीं कहेंगे, लेकिन मान के चलो कि इनकी हाइट बहुत होगी, तो 6 फीट से थोड़ा कम ही थी। उतना नहीं, बहुत उनकी हाइट उस टाइम नहीं सर, उस टाइम जो औसत थी ना, शाइस्ता खां, अफजल खां उसकी हाइट ज्यादा थी। वही कारण शिवाजी की हाइट 165 से 70 के बीच में थी, यदि कहा जाए तो। उस टाइम के जो एक नॉर्मल व्यक्ति थे जैसे आप लोग हो, लेकिन फुर्तीले बहुत थे, अब बुद्धिमान थे। और वह तो विशालकाय उस समय का वो खली था, इसीलिए तो भेजा गया कि गले मिलते समय ही दबा देगा। और वही वो टेक्निक भी अपनाया कि गले मिला शिवाजी से और दबाने का प्रयास किया, तो शिवाजी तुरंत अपना जो है काम किए। वो तो निश्चिंत था शिवाजी जो है, शिवाजी को वो पहाड़ी चूहा कहता था ना औरंगजेब। औरंगजेब इतना परेशान था कि कहता था कि वो पहाड़ी चूहा है, कहाँ से निकल जाएगा और क्षति पहुंचा के कहाँ छुप जाएगा, किसी को पता नहीं चलता। औरंगजेब और मुगलों का जो पतन हुआ, तो उसमें एक ही कारण नहीं है, शिवाजी बहुत बड़े कारण है, सबसे बड़े कारण नहीं सबसे बड़े नहीं कर सकते। खजाना खाली हो गया नहीं, अभी आगे जब पढ़ लोगे औरंगजेब, तब तुमको पता चलेगा कि
सबसे बड़े कारण शिवाजी नहीं, जो भी कारण है वो सब के सब बहुत बड़े हैं औरंगजेब के लिए। औरंगजेब जैसा शासक था कि इतनी समस्याओं को झेलते हुए भी एक लंबे समय तक शासन किया, जब तक जीवित रहा तब तक जो है भारत को बांधे रखा। और ज्यों मरा वो समस्याएं जो है नागफनी की तरह से खड़ी हो गई और मुगलों का पतन हो गया। यही कारण है कि यूपीएससी यूपीपीएससी मुगलों का पतन जरूर पूछता है। मुगल पतन में बहुत बड़ा कारण था। चलिए गवानी पड़ी। अब इससे औरंगजेब शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया और इसके जगह पे किसको नियुक्त किया? महाराजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खां का ट्रांसफर हो गया, कहाँ चले गए? बंगाल। बंगाल जाने के बाद शाइस्ता खां क्या किया? चटगांव पे हमला किया, चटगांव को जीता और चटगांव का नाम क्या रख दिया? इस्लामाबाद। वहां सफल हुआ लेकिन शिवाजी के सामने सफल नहीं हो पाया। इसके बाद जब हमला किए पूना वाले शिविर पे तो इसका एक पुत्र मारा गया शाइस्ता खां का, इसकी याद की एक अंगुली कट गई। ऐसे में औरंगजेब इसका ट्रांसफर करके कहाँ भेज दिया? बंगाल का सूबेदार बना दिया और इसके जगह पे बुलाया गया किनको? महाराजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह का क्यों? मिर्जा राजा जय सिंह इसलिए मिर्जा मुगलों की उपाधि थी, ठीक? जैसे क्यों ये उपाधि देते थे, इसका रिलेशन क्यों? मिर्जा की उपाधि इनको फरकसिया दिया था। आखिर किस विशेषता को देखते हो? अब इनकी विशेषता ये थी, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, कूटनीतिज्ञ थे बहुत बड़े, एक लंबे समय से मुगलों से जुड़ाव था, तो इसलिए इनका जो है उपाधि मिर्जा राजा की उपाधि दिया था कि ये एक तरह से मुगल ही हैं, मुगलों की ही उपाधि है मिर्जा। जय सिंह को नियुक्त किया गया 1665 ईस्वी। जय सिंह ने पुरंदर का घेरा डाला और पुरंदर क्या है? शिवाजी का मेन केंद्र बिंदु, पुरंदर का किला। जय सिंह 1665 ईस्वी में पुरंदर का घेरा डाल दिया और शिवाजी को संधि के लिए विवश कर दिए। और शिवाजी को, क्योंकि अब जय सिंह के साथ जो सेना गई वह शाइस्ता खां वाले से अच्छी सेना गई थी, क्योंकि औरंगजेब समझ गया था कि शिवाजी सामान्य सेना से मानने वाला नहीं है। बड़ी सेना के साथ गए। 1665 में शिवाजी जय सिंह क्या किए? पुरंदर का घेरा डाल दिए। मजबूर होकर शिवाजी को 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। जब चारों तरफ से शिवाजी घिर गए तो मजबूरन शिवाजी को संधि करनी पड़ी। कौन? पुरंदर की। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी, मुगल सेनापति जय सिंह और सेना और इधर शिवाजी के बीच ये संधि हुई थी। कौन? शिवाजी किला हैंडओवर कर दिए कि नहीं? हैंडओवर नहीं होता है, कुछ अधीनता मानना पड़ता है। अधीनता स्वीकार करेंगे, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इस संधि की जो शर्तें थी, संधि की शर्तें 1665 ईस्वी तक शिवाजी के पास कुल 35 किले थे
तेईस दे दिए ना। 1665 ईस्वी तक शिवाजी कुल 35 किलो को अपने अधिकार में रखा था जीत के। 1643 से जीतना शुरू किए थे और करते करते 1665 ईस्वी तक 35 किले इनके अधिकार में थे। छोटे बड़े था। हाँ, तो पहली संधि की जो शर्त थी, शिवाजी 23 किले मुगलों को दे दिए। शिवाजी 23 किले मुगलों को सौंप दिए और इस 23 किलों से शिवाजी को 4 लाख होड़ की आय होती थी। किलो से 4 लाख होड़ की आय। होड़ वहां की मुद्रा थी शिवाजी के साम्राज्य की। तो 4 लाख होड़ की आय होती थी शिवाजी को। उन किलों से कैसे 4 लाख होड़ की आय होती थी? किला है तो उसके अंदर जमीन होगा, और जमीन होगा, किसान होंगे, टैक्स देते होंगे। वही बात है, किला के अंदर नहीं, किला के बाहर का भी जो राजस्व है, किला के इर्द गिर्द के राजस्व कौन वसूलेगा? शिवाजी, जिसका किले पर कब्जा होगा। किला का मतलब ये तो मान लो अपना ब्लॉक, एक जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे का जो वीडियो होता है वो अपने एक सर्किल को देखता है। उसी तरह से किले थे, ये प्रशासनिक दफ्तर हुआ करते थे और डिसाइड था कि इस क्षेत्र, इतने क्षेत्र जो इस किला के अंदर आएंगे। 4 लाख होड़ की आय होती थी और ये दे दिए किसको? मुगलों को। दूसरी शर्त, संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं। संभाजी 5000 मराठा सिपाहियों के साथ मुगलों की सेवा करेंगे। तीसरी शर्त, दक्षिण की रियासतों के विरुद्ध मुगलों का साथ है। मुगलों का साथ देंगे। और चौथी शर्त थी कि शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। चारों शर्त मान गए शिवाजी। चौथी शर्त है, शिवाजी मुगल अधीनता को स्वीकार करेंगे। मुगल अधीनता को स्वीकार करेंगे। ये 4 शर्तें थी पुरंदर की संधि की, जो 11 जून 1665 ईस्वी में हुई और जयसिंह एवं औरंगजेब के मध्य हुई थी। हाँ, जयसिंह और शिवाजी के। चलिए, हाँ, जयसिंह प्रतिनिधि ही तो हैं। चलिए, संधि हो गई। जयसिंह के आग्रह पर, आगे लिखिए, जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा चलने के लिए तैयार हो गए। ये संधि में नहीं शामिल था। शिवाजी का औरंगजेब से मिलना संधि की शर्तों में शामिल नहीं था। मात्र जयसिंह का आग्रह था कि आपको चल के औरंगजेब से अर्थात बादशाह से मिलना चाहिए। राजा जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने
आगरा गए। गवर्नर, सूबेदार, सीपे सलाह और प्रांतपति, ये पोस्ट एक ही है कि गवर्नर सूबेदार एक ही है, मुगल काल में? प्रांतपति भी एक ही है। गवर्नर, सूबेदार, प्रांतपति, ये एक ही पद है। सीपे सलाह। हाँ? सीपे सलाह। सीपे सालार जो प्रांत में जो सेनापति होता था उसको कहते थे सिपा सालार, और जो केंद्र का जो सेनापति है उसको कहते थे मीर बख्शी। जैसे अपने यहाँ क्या है, पुलिस का हेड कौन है? डीजीपी। डायरेक्टर जनरल। लेकिन भारतीय सेना का जो हेड है वो क्या है? जनरल। तो ऐसे डिवाइडेशन था। चलिए, मिलने के लिए कहाँ गए? आगरा गए, दरबार में उपस्थित हुए। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए, और उपस्थित होने के बाद औरंगजेब इशारा किया शिवाजी को 3000 मनसबदारों में खड़ा हो जाओ। और शिवाजी, नौकरी का कोई संधि का शर्त नहीं था। शिवाजी तो इनके आग्रह पे जय सिंह के गए थे मिलने के लिए, बादशाह से एक बार मिलेंगे। ये अपेक्षा रखे थे कि बादशाह हमसे एक राजा की हैसियत से मिलेगा। हो सकता है इस तरह का जो है वो बताए हो जय सिंह कि आप मिलिए, आपको उचित सम्मान मिलेगा। इनको इशारा किया कि 3000 मनसबदार में खड़ा हो जाओ शिवाजी को। मनसब को मतलब समझिए रहो, ये रैंक था पद का, कि जितने सिपाही उतना ही बड़ा मनसबदार। 3000 मनसबदार का मतलब एकदम निम्न कोटि का मनसब। उधर इशारा किया कि वो शिवाजी जाके खड़े हो जाएं, 3000 मनसबदार जहाँ लाइन से खड़े हैं उसी में खड़े हो जाएं। ये बात शिवाजी को बहुत बुरी लगी और शिवाजी दरबार से निकल गए। शिवाजी दरबार से निकल गए, दरबार लगा है औरंगजेब का, और उसमें से निकल गए। इसको औरंगजेब बहुत बुरा माना। अब बुरी बात है, मान लो इस समय राष्ट्रपति का दरबार लगा, मीटिंग चल रही है, अब कोई बात कही जाए उसमें जो है कोई जनरल हो या कोई मंत्री हो वो निकल के बाहर चला जाए, तो एक तरह से मीटिंग का अपमान ही हुआ। शिवाजी दरबार से बाहर निकल गए। इस पर औरंगजेब इनको अरेस्ट करने का आदेश दे दिया, गिरफ्तार करने का आदेश दिया, और ये गिरफ्तार हो गए। वहां पे जय सिंह के अंदर एक राजपूती खून दिखाई देती है। जब ये वार्ता करते हैं, जब ये विरोध किए जय सिंह कि शिवाजी के साथ यह सलूक अच्छा नहीं है, तो जय सिंह औरंगजेब कहा कि आखिर शिवाजी से तुम क्या बात की हो? तो जय सिंह बताया कि अन्य शर्तें तो अलग हैं, लेकिन हुजूर, शिवाजी के प्राणों की रक्षा करना मेरा परम दायित्व है। शिवाजी को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर जो शिवाजी को कुछ हुआ तो 10,000 राजपूत तलवारें आपके आगरा में पड़ी हुई। कहा जाता है कि औरंगजेब जैसा कट्टर शासक एक बार जय सिंह के सामने झुक गया था, और उन्हीं की देन है कि इनकी हत्या न करके इनको कहाँ रखा गया? गिरफ्तार किया गया, और आगरा के जयपुरिया महल में शिवाजी को रखा गया। जयपुरिया महल आगरा में है। आगरा के जयपुरिया महल में शिवाजी को रखा गया कैद करके, और इसकी जिम्मेदारी दी गई जय सिंह के पुत्र राम सिंह को। जिस किले में रखा गया था शिवाजी को, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई किसको? जय सिंह के पुत्र राम सिंह को। अगर जो राम सिंह को नहीं दी गई होती, किसी मुगल सेनापति को दी गई होती, तो अंदर अंदर शिवाजी मार दिए गए होते।
3 महीने तक शिवाजी कैद में रहे। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहाँ पे इनको रखा गया था, किसके संरक्षण में रखा गया था। तो जयसिंह के पुत्र थे, राम सिंह के नेतृत्व में रखा गया था जयपुरिया महल में। 3 महीने तक शिवाजी कैद में रहे। 3 महीने तक शिवाजी जयपुरी महल में राम सिंह के नियंत्रण में कैद में रहे। 3 महीने बाद शिवाजी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए। 3 महीने बाद शिवाजी कैद से बाहर निकल गए। किस तरह से बाहर निकले आप लोग जो कक्षा में पढ़े होंगे, किस तरह से? कोई कहता है कि फूल शिवाजी अचानक बीमार होने का बहाना बना दिए कि हम बीमार हैं, और बहुत वैद्य आए लेकिन कोई ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। बीमार व्यक्ति ठीक होगा ना, जो मन से बीमार पड़ गया कि हम बीमार पड़े, हमको ठीक ही नहीं होना। तब ये हुआ कि शिवाजी स्वयं बताएं कि ठीक कैसे होंगे। तब शिवाजी कहे गरीबों को जब हम मिठाई बांटेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और फिर बांटना शुरू किया, 8-9 दिन बांटे लगातार। उसी में एक शिवाजी का हम शकल थे। 2 उद्देश्य था मिठाई बंटवाने का। मिठाई लेके आने वालों में शामिल थे उनके एक हमशक्ल, जिनका नाम था होरोजी फरजंद। होरोजी या हीरोजी फरजंद, 2 नाम मिलता है। हीरोजी फरजंद उनके एकदम सेम हमशक्ल थे। और अफजल खां और खाली का हमशक्ल मिलना मुश्किल है, लेकिन जिसमें हम लोग आते हैं, हमशक्ल मिलना बहुत आसान है। ये कहा जाता है कि जीव विज्ञानी कहता है कि 7 लोग इस धरती पे एक शक्ल के होते हैं, हूबहू एक शक्ल के 7 लोग। अब देखो ये सब हम शक्ल रखते थे। हिटलर कितना हम शक्ल रखा था? 7 जगह 14 रखा था। हिटलर 14 अपना हम शक्ल रखा। हाँ, तो उसमें वो खड़ा होके वहीं तो देखा कि वास्तव में एक गजब की खोपड़ी है इस इंसान की, कि जो सब कुछ हाव भाव भी सब कुछ है, और उसमें जाके मेन हिटलर से हाथ मिलाए। तब उनको उपाधि दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को फ्यूरर। फ्यूरर जो है वहाँ का नेता को कहा जाता था, जर्मन भाषा में नेता को फ्यूरर कहा जाता है। तब वो कहा कि यू आर रियल फ्यूरर, वास्तव में तुम वास्तविक नेता। और तब जाके हिटलर जैसा व्यक्ति का सहयोग करने के लिए तैयार हुआ। थोड़ा परिस्थितियाँ अलग हो गई, नहीं तो वो तो हेल्प तो कर ही रहा था। चलिए, जयपुरिया महल जयसिंह के नेतृत्व में, राम सिंह के नेतृत्व में जो जयसिंह के पुत्र थे, रखा गया। 3 महीने बाद शिवाजी कैद से निकले मिठाई की टोकरी में। टोकरी में बैठकर शिवाजी महल से निकलने में, महल से अपने पुत्र संभाजी के साथ, संभाजी तो साथ ही गए थे। संभाजी तो 5000 उनको नौकरी मिली थी ना मुगलों के दरबार में। नहीं, अभी शर्त में देखे 5000 सिपाहियों के साथ मराठी सिपाहियों के साथ क्या करेंगे, मुगलों की नौकरी करेंगे। तो साथ में ये भी कैद हुए ना। बहुत छोटे थे। तो छोटे तो थे, लेकिन उससे क्या है, 5-6 साल के नहीं थे, 10-12 साल के थे। अरे तो उस समय क्या है, 6 साल का लड़का हो तो बस वही है कि कुलीन है, जो डायरेक्शन दे, गुल्ली डंडा खेलने का डायरेक्शन दे दे, चाहे जो है युद्ध लड़ने का, योग्यता भी आ जाती थी। योग्यता आ जाती थी। ब्लड ये बताओ, क्या समझ तुम, ये लग रहा है कि केवल राजा ही राजनीति करते थे? रानियां उनसे अधिक कूटनीति करती थी। आज जिस सोच के साथ गर्भ में बच्चा पलेगा, उसके अंदर गुण आना ही आना है। अब तो विज्ञान भी सिद्ध कर दिया है। यही अभिमन्यु वाली कथा
वो तो आधार में अब विज्ञान भी दे दिया। मान आज ये बताइए कि अच्छे परिवारों में क्यों जब बच्चा जब गर्भ में आता है तो उस माँ को जो है अच्छा व्यवहार किया जाता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं। गांधी प्रत्यक्ष उदाहरण है। गांधी की माता जी क्या है? पुतली बाई, वैष्णव भक्त है, जो एक कट्टर वैष्णव भक्त माना जाता है, वो वैष्णव भक्त हैं। और जब लंदन पढ़ने के लिए जा रही हैं, आज की माँ देखो, बच्चा पढ़ने के लिए लंदन जा रहा है तो कितनी खुश हो जाएगी, पूरे देवताओं को लड्डू चढ़ा देगी। अब वो परेशान है कि लंदन पढ़ने जाएगा तो मांसाहारी ना हो जाए, क्योंकि वो वैष्णव भक्त हैं। अब गांधी के अंदर देखो विचार कहां से आ रहे हैं, वो गर्भ से ही आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, माँ की ओर राजनीति कर रही है, बाप रातों दिन राजनीति कर ही रहा है। जो पैदा हुआ तब से जो है उसको तलवार भाला और सब कुछ युद्ध नीति का जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रैक्टिकल करने के लिए 10 से 11 साल में युद्ध भूमि में देखो, मुगलों को आप लोग पढ़ चुके हो, 10 से 11 साल की उम्र में 10 से 11 साल की उम्र में क्या है, तपती रेगिस्तान में भेज दो जो है युद्ध भूमि में। जहांगीर को भी भेजा गया, जहांगीर भी गया है, शाहजहां भी गया है, अकबर स्वयं जो है युद्ध भूमि में है। बाबर ने इसका उदाहरण है। बाबर 12 वर्ष की उम्र से लगातार संघर्ष कर रहा है बाप मरने के बाद, और वो नहीं किया हुमायूं तो कितना दिक्कत हुआ उसको। और यही हुमायूं के साथ ये सारी चीजें नहीं देखो। तो ये सब चीजें जो है एज पे नहीं डिपेंड करती हैं, वो आस्था पे कि ये हमारे जो सम्राट के पुत्र हैं अर्थात अगला सम्राट होने वाले हैं, ये आस्था है। वो 6 साल का हो चाहे 60 साल का, उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं था कि 6 साल के लड़के की जिम्मे 5000 के सिपाही छोड़ दिए जाते थे, नहीं। से राजा क्या करता था कि एक योग्य सेनापति को साथ में लगाता था। जब भी मुगलों को जाता है देखो उसमें जय सिंह या फिर जो है मान सिंह, इस तरह के सेनापति उस सेना का नेतृत्व करते थे। ठीक है कि ये कहने के लिए जो है मेन सेनापति यही है। अब देखो पेशवाओं के राजनीति में जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ। विश्वासराव भाऊ एक ऐसा सेनापति है कि 22 युद्ध किया है, 22 में विजय प्राप्त किया है। साथ में राजनीति के तहत ही पेशवाई जो होती है, पेशवा की वाइफ, वह कहती है कि जिस तरह से युद्धों में उस समय की योग्यता क्या है, उस समय का प्री मेंस इंटरव्यू योग्यता नहीं है। कितने युद्धों में शामिल हुआ, कितने लोगों को कितने युद्धों में जीत हासिल किया, ये डिपेंड करती है। आज अभ्युदय में देखो कि कितने मेंस दिए, कितना इंटरव्यू दिए, वही अभ्युदय को पढ़ाएंगे। ये योग्यता नहीं है कि हम किसी विषय से पीएचडी हैं तो ये बहुत जानकार नहीं। मंत्री जी कहते हैं कि वही कमीशन के बारे में जान सकता है जो वास्तव में कमीशन को दिया हो और जिया हो। जो इंटरव्यूज तक पहुंच गया तो ठीक है, एक कदम पीछे रह गया, लेकिन कदम तो उठा ही चुका था पार जाने के लिए। पूरी टेक्निक तो उसको पता ही है। कहीं ना कहीं एक असफल व्यक्ति सफल गुरु होता है। रमाकांत आर्चेकर तो रणजी खेल के रह गए, उनका शिष्य क्या किया, पूरे दुनिया में एक प्रतिमान स्थापित कर दिया। और उसका एक युग जाना जाता है क्रिकेट के इस युग, तेंदुलकर युग, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल युग। क्रिकेट ऑफ गॉड भी कहा जाता है इसमें। क्रिकेट ऑफ गॉड, वो क्रिकेट का भगवान कह दिया गया। चलिए संभाजी के साथ कैद से बाहर निकल गए। क्या लग रहा है क्या कि इसमें कैद से बाहर निकालने में राम सिंह का हाथ नहीं होगा? राम सिंह जय सिंह दोनों के दोनों इन्वॉल्व थे। इतने भी मूर्ख नहीं है मुगल। आखिर टोकरी में जो है एक राजा जा रहा है कि खाली टोकरी जा रही है। और कैसा किसको चुना गया होगा कि एक तरफ शिवाजी बैठे हैं, एक तरफ संभाजी बैठे हैं, बैलेंस बरोबर करके वो लेके चल रहा है। वो कितना वो मजबूत होगा कि जो लेके निकल लिया। कैद से बाहर निकल गए और शिवाजी के जगह पे इनके हमशक्ल थे हीरो जी फरजंद।
हीरो जी भरचंद को शिवाजी अपनी जगह पर लिटा दिए, वो लेट गए बीमार होके, और शिवाजी क्या किए, बाहर निकल लिए। बाहर निकलने के बाद शिवाजी का प्रथम जो पड़ाव था वह मथुरा था। आगरा से निकले, मथुरा पहुंचे, और मथुरा में एक मराठा परिवार में रुके थे। इसीलिए शुरुआती का जो प्रेम होता है ना वो खतरनाक होता है। ये कैद में ही इनको जो है औरंगजेब की बेटी से प्रेम हो गया था, संभाजी को। जिंतु निशा से। वो अंधा भी तो होता है। और बाप किस तरह से निकाल के बाहर जा रहा है, संभाजी वहां पर पलट लिए फिर मिलने के लिए। हालांकि सुरक्षित पहुंच गए थे अभी, लेकिन अब वही जिंतु निशा साहू जी का परवरिश करेगी अपना बेटा मान के। औरंगजेब की बेटी है, ये पहले का प्रेम होता था। आज का प्रेम क्या है? चलिए, मराठा परिवार मथुरा में रुके और यहाँ शिवाजी निकल लिए महाराष्ट्र। दोनों लोग साथ में नहीं थे क्या सर? संभाजी और शिवाजी साथ में नहीं गए? संभाजी को शिवाजी वहीं छोड़ के गए थे मराठा परिवार में, मथुरा में। क्योंकि देखो, जो राजा होता है उसको बहुत सोचना पड़ता है। उनको तो पता ही था कि मुगल हमारे पीछे पड़े हैं, दोनों लोग एक ही साथ ना मारे जाएं, इसलिए कम से कम संभाजी, अगर जो हम मारे गए तो संभाजी, संभाजी मारे गए तो हम, एक आदमी निकल जाएगा। ये लोग ऐसे इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चलाते थे, मूर्ख नहीं थे। दोनों लोग एक साथ रहेंगे, दोनों लोग मारे जाएंगे। इसीलिए राजा के लिए मोह को त्यागना पड़ता है। अब बताओ, एक पिता है 12-15 साल के लड़के को किस तरह से साथ इस कंडीशन में छोड़ के भागा होगा, वो तो शिवाजी बता सकते हैं। चलिए, महाराष्ट्र, हाँ, मथुरा से महाराष्ट्र वाले क्या काम करते हैं? मथुरा से महाराष्ट्र चले गए। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बस सीधा क्यों नहीं गए? शिवाजी निकले, सीधा क्यों नहीं गए? तो वही तो रास्ता है। महाराष्ट्र से, मथुरा से ही तो निकलेंगे तो राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से निकल लेंगे कहाँ? सर ध्यान दक्षिण भटकाने के लिए भी, क्योंकि अंदाजा लगा देगा कि हाँ इधर से जाएंगे, इधर उधर किधर से जाते फिर बताओ ना। महाराष्ट्र जाना है तो रास्ता कौन लेते? उस टाइम का रास्ता पता है। अरे यार, बार बार पढ़ रहे हो कि अकबर क्यों परेशान है महाराणा प्रताप को हराने के लिए? क्योंकि उसको व्यापारिक मार्ग मिलता राजस्थान से होते हुए। तो रास्ता वही अनुसरण करेंगे ना, उसी रास्ते से तो छुप के जाया जा सकता है जिस रास्ते से व्यापारी जा रहे हो, शरणार्थी जा रहे हो, दार्शनिक जा रहे हो। और रास्ता वही है। ये भी है कि शिवाजी हिंदू हैं, शिवाजी हिंदू हैं, और राजस्थान क्या है? हिंदू राजाओं, राजपूत राजा है। तो ठीक है, मजबूरी बस मुगलों की सेवा कर रहे हैं ना। ऐसे कंडीशन में किसी तरह से वो कहीं ना कहीं एक धर्म का भाव तो होता ही है। चलिए, निकल गया महाराष्ट्र और अपना अभियान शुरू कर दिए। और बाद में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। नेचुरल मृत्यु। हाँ, शिवाजी की मृत्यु। और शासक बने कौन? संभाजी। सर जब ये चले गए तब फिर कोई अभियान इनके खिलाफ नहीं चलाया? और बहुत चलाया। जब हम लोग शिवाजी मराठा नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुगल पढ़ रहे हैं ना। मराठों का स्पेशल अपना एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। मराठों का चैप्टर 4 दिन लेता है। मराठों का उत्थान किन किन परिस्थितियों में हो रहा है, शिवाजी क्या कर रहे हैं, फिर शिवाजी के बाद संभाजी आगे क्या करते हैं, फिर साहू आते हैं, साहू के बाद पेशवाओं के पास साम्राज्य कैसे आता है, और पेशवाओं के बाद कौन कौन से युद्ध लड़े जाते हैं जिससे मराठा आ जाता है किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। सर लौटने के बाद कोई जय सिंह जैसा कोई अभियान नहीं इनके खिलाफ चला गया? एकदम चला है, कंटिन्यू अभियान चलता रहा इनके खिलाफ, उसके बाद समझौता नहीं किया। चलिए, तो 80 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। संभाजी शासक बन गए। संभाजी शिवाजी से भी खतरनाक निकले। युद्ध के मामले में संभाजी शिवाजी से भी खतरनाक थे, और जब तक संभाजी रहे तब तक औरंगजेब को परेशान करते रहे। चलिए, ये हुआ इसका जो है औरंगजेब का कौन सा नीति? मराठों से के प्रति नीति एवं संघर्ष। अगला संघर्ष कहाँ हो रहा है?
राजपूत नीति, ये मराठों के प्रतिनिधि थी। और अगला जो टॉपिक है औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की राजपूत नीति। राजपूत नीति की शुरुआत कौन किया था मुगलों में? अकबर। तो राजपूत नीति उसकी किस तरह की थी? मिलाने वाली थी। इसकी नीति ऐसी थी कि राजपूत विद्रोही हो गए। सर जो राजपूत नीति है तो क्या ऐसा भी है क्या कि जब बाबर वो था जो कछवाहे राजपूत थे उनको अपने फेवर में किया था? कौन? जो कछवाहे राजपूत थे बाबर को टाइम कहा था कि कछुआओं को अपने पक्ष में करता है। संदेह दिया था कहीं ना कहीं इसका आता है सर। क्या? ये कछवाहे राजपूत न इधर थे ना उधर थे, वो न्यूट्रल बने रहे। बाबर के समय उस तरह की कंडीशन ही नहीं थी। हाँ ठीक है, न्यूट्रल इसलिए थे कि बाबर से संघर्ष कर रहा था कौन? सिसोदिया वंश। और कछवाहे पॉलिटिशियन शुरू से ही थे, इसलिए जो है खुल के साथ नहीं दे रहे राणा सांगा का। क्यों? क्योंकि स्थापना कहाँ हो रही है? दिल्ली और आगरा में, और इन सब का साम्राज्य सीमा के आगरा से सटा हुआ है। ये सब चीजें थी, नहीं तो कोई नीति के तहत अभी बंधे नहीं थे। नीति के तहत बांधने वाला एक व्यक्ति है, वो है अकबर। न हुमायूं बांध पाया न बाबर बांध पाया। चलिए, हुमायूं को अवसर तो बहुत शानदार मिला, लेकिन हुमायूं उसका लाभ नहीं उठा पाया। अवसर तो सबके जीवन में आते हैं, सारा प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया होता। हाँ हो जाता। चलिए, अगला टॉपिक है औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब के समय पूरे राजस्थान में राजपूतों में 3 प्लेयर हैं मेन, पूरे 3 खिलाड़ी हैं। एक है आपका आमेर, अर्थात जयपुर जिसकी राजधानी। एक राज्य कौन है? आमेर, अर्थात वो जयपुर वाला। और यहाँ के शासक हैं जय सिंह। दूसरा जो है वो है मेवाड़। दूसरा जो राजस्थान की शक्ति है, 3 शक्तियां हैं मेनली इस समय। दूसरा कौन है? मेवाड़। और मेवाड़ कौन है? यही तो राणा प्रताप का क्षेत्र है। यहाँ के शासक इस समय औरंगजेब के समय है राज सिंह, राणा राज सिंह। राणा सांगा के बाद कौन शासक बना? राणा उदय सिंह। उदय सिंह के बाद कौन शासक बना? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बाद कौन शासक बना? अमर सिंह। अमर सिंह के बाद कौन बना? कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह के बाद शासक बन रहे हैं कौन? राणा राज सिंह। राणा राज सिंह यहाँ के शासक थे। और तीसरा है मेवाड़, मारवाड़। सर ये मेवाड़ से बड़ा राज्य था ना? हाँ, मारवाड़। और इसका जो राजधानी है वो कहाँ पे है? जोधपुर। यहाँ का जो उस समय के शासक हैं वो हैं जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत। महाराणा प्रताप ने मारवाड़ की राजकुमारी से भी शादी किया था। मारवाड़ की राजकुमारी से भी शादी किया। हाँ, फूल कंवर वही तो थी जो छोटी थी अभी। बाद में किए जब इनकी मेन रानी मारी गई, तब जाके अजब, क्या नाम? अजब दे इनकी माँ थी। उनकी माँ थी जयवंता बाई। अच्छा, उनकी माँ थी जयवंता बाई, पत्नी थी अजब दे। अजब दे की मृत्यु के बाद तब जाके फूल कौर पहले से आ भी गई थी, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं मानते। तो फिर सर जब शादी हो गई तो वैवाहिक संबंध बन गया तो फिर से मेवाड़ का साथ देना चाहिए ना मारवाड़ को। मारवाड़ को मेवाड़ का साथ देना चाहिए पूरा खिलाफ ना। हाँ, तो कहाँ ऐसा हुआ? क्यों नहीं आता? कहाँ ऐसा हुआ? कहाँ मिलता? अरे यार, सीरियल पे मत जाओ। सीरियल से इतिहास नहीं बनता। सीरियल चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए होता है।
वहाँ पे देख रहे हो कि सीरियल की ही बात करो तो सीरियल में देख रहे हो कि फूल कुंवर के चाचा जो हैं इनके तो हल्दी घाटी उधर लड़ने आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चंद्रसेन चंद्रसेन आ रहे हैं लड़ने के लिए हैं? और वीर गति को भी प्राप्त होते हैं तुम्हारे सीरियल में। सीरियल में मर लेते हैं। हाँ सर उनका तो दिया सर वो कह दिया तो कहा था कि वो जंगल में चले गए, वो हल्दी घाटी हमारे नहीं शायद। तो उसमें तो दिखाया है कि मारे गए चंद्रसेन हल्दी घाटी में मारे भी जाते हैं, लेकिन कुल मारे यहाँ कहीं कहीं भी चले गए हो युद्ध करने आए ना, तो ये संबंध क्या है? लेकिन वो राजा नहीं है सर, एक राजा। अरे जब आएगा ठीक तब- है कि राजा नहीं है, राजा के सामने जिम्मेदारी है जो इनके पिता आप हैं। एक- वो सीरियल में यही दिखाया है कि वो अकबर के मान सिंह के इनके परिवार भगवान दास के नाते वो क्या किए कि अकबर के पक्ष में युद्ध किए, युद्ध नहीं किए मनुष्य सपोर्ट किए थे। सिर्फ एक सिपाही भेज के आप उस युद्ध में शामिल नहीं ना हो सकते, सिर्फ और भी तो आप सिपाही वो भेजे नहीं थे, चंद्रसेन एक तरह से विद्रोह करके आए थे वहां से राणा प्रताप के साथ। राणा प्रताप का एक कोर टीम था युवाओं का, और सब के सब आगे तक चल के सेनापति। तो सीरियल से इतिहास की तुलना मत करो, सीरियल की चीजें जो है अलग हैं, उनको पैसा कमाना है। इतना गड़बड़ क्यों बनाते हैं? तो क्यों नहीं गड़बड़ बनाई? बढ़िया- बताओ, बढ़िया ही उनको बनाते हैं। पैसा कमाना है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ। ये बताओ, राणा प्रताप गाना गाएंगे, गाना गाते हुए अब राणा प्रताप से गाना गवा देते हैं सब, पृथ्वीराज चौहान से गाना गवा देते हैं सब पिक्चर वाले। अब पृथ्वीराज चौहान की छवि इस तरह से बना दी जाए कि संयोगिता के साथ लेके जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अरे यार, तो हर एक प्रोफेशन का एक अपना एक पहचान होता है। बाजीराव को नचा दिए, बाजीराव को देखो नचा दिए सब पीछे पीछे। हाँ? तो ये वास्तव में सीरियल वाले और फिल्म वाले इसीलिए लिख दिया जाता है, ऊपर देखते हो ना लिखा जाता है चेतावनी का। वहां पे मणिकांत सिंह बैठ के इतिहास बता रहे हैं क्या हम सबको? अभी एक सीरियल हम देख रहे थे, खूब उसका व्यूअर है, वो लड़ा रहा था गजनवी से पृथ्वीराज चौहान को। हाँ, एक ठो सुनाता है स्टोरी, दाढ़ी उड़ी रखा है, थोड़ा पीछे टाइप का लगता है, बहुत व्यूअर है उसके। गजनी हम कहीं बताओ, ये है इतिहास भारत का। गजनी कब का था? कब गजनी, कब पृथ्वीराज चौहान। अब कह क्या रहा है बात बनाने के लिए कि लोग कहते हैं कि गजनवी 17 बार जीता था और 17 बार जो है 17 राजाओं को पराजित किया। ऐसा कुछ नहीं है, गजनवी लगातार केवल पृथ्वीराज चौहान से हार रहा था। अरे गोरी का नाम लिए होते तो एक बार इतिहास पढ़ने वाला कहता चलो जो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तुम 100 साल 150 साल का गैप दे रहे हो, गजनवी से चौहान को लड़ा रहे हो। ये कह रहे हो कंटिन्यू जो है गजनी लड़ रहा था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और लास्ट में 4 बार 24 गज उसको यहीं तक पहुंचाना है इन सबों को, जहां से थोड़ा सा लोगों को जगे कि थोड़ा आनंद आए और फिर हमारा सब्सक्राइब करें। लास्ट में यहाँ तक पहुंचाए 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान, ये कहा चंद्रवरदाई, और गजनी ऊपर बैठा था और पृथ्वीराज चौहान मार दिए। लेकिन दिक्कत की बात ये है जबकि इतिहास ये कहता है कि गोरी भी नहीं मारा गया। गोरी तो मर रहा है जाके 1206 ईस्वी में, आइए मर जा रहा है 1294 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो आप लोग थोड़ा सा, आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा इन लोगों से बचिए। दूरदर्शन पे क्यों चला दिए थे सभी? ये दिक्कत कौन दूरदर्शन पे? दूरदर्शन पे मतलब बहुत पहले की बात बता रहा वो authentic channel है ना? गजनवी वाला है ना? हाँ, ये दूरदर्शन पे क्यों चल गया? ये गजनी वाला पृथ्वीराज चौहान वाला नहीं, दूरदर्शन कभी गोरी को लड़ाएगा, गजनी को कभी नहीं लड़ाएगा। तुम दिखाना हमको। सब पता नहीं, मैं छोटा था तब देखा। हाँ, तो छोटे थे तो गजनवी गोरी में कहाँ तुम्हें बहुत अंतर होगा। हाँ थोड़ी भी कहा मकड़ा वाला स्टोरी भी देखा था, वो मकड़े को देख के उसने मोटिवेशन लिया। वो मोटिवेशन के लिए भले, हाँ, तो मकड़े वाली स्टोरी तो है ही, हाँ, सर। मकड़े वाली स्टोरी तो है ही, लेकिन गोरी के साथ है, गजनी के साथ नहीं है। गोरी इतना बुरी तरीके से घायल हुआ था। अब समझ लो कि वो जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया तो उसमें भाले से एक ही साथ प्रहार किया गया। इनके नाना जो थे अनंगपाल तोमर और प्रहार किए मोहम्मद गोरी के ऊपर,
और गोली प्रहार किया इनके ऊपर, आनंदपाल तोमर के ऊपर। इसके भाला से छत बिछत होकर गिर गया घोड़े से, आनंदपाल तोमर भी गिर गए, इनके मुंह में ही भाला लग गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में आनंदपाल तोमर की लाश पहचानी गई कि प्रथम युद्ध में इनके दांत टूट गए थे, छत बिछत हो गए थे, द्वितीय युद्ध में मारे गए थे। पहली बार में बच गए, जब दांत टूटी तब हाँ, बच गए थे, और फिर द्वितीय युद्ध में भी शामिल हुए थे। तो इतिहास को आप लोग जो टेक्स्ट बुक से पढ़िए, सीरियल से पढ़ के आप लोग पूरे जीवन कंफ्यूज रहोगे। अब बताओ, वो इतने हाव भाव के साथ सुनाता है ना, इतने हाव भाव के साथ सुनाता है, बढ़िया माइक, बढ़िया सब कुछ, और उसके बाद से अपना दासी टाइप का चेहरा बनाया है, थोड़ा दाढ़ी उड़ी रख के, गोराले बाल, खूब मुस्कुरा मुस्कुरा बोलता है। हम कह देखो, अब लड़का जो है, अब गुरुजी पढ़ा देंगे तो वो कहेगा नहीं गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, इसका जो कई लाख में व्यू है और इतने। तो यहाँ मूर्खों की संख्या, बुद्धिमान 1% होते हैं, 99% वही होते हैं जो भीड़ चाल वाले चलते हैं। मार्क्स ऐसे सिद्धांत नहीं देता है कि भीड़ को अपने पीछे दौड़ाना है तो धर्म का मुद्दा उठा दो। अधर्म एक ऐसा नशा है कि अफीम की तरह से काम करता है। 4 बार किसी बच्चे को अफीम खिला दो, बस 4 दिन खिला दो, 5वें दिन जो तुम कहोगे वो करेगा तुम्हारा। कहोगे पॉकेट में रखें एक पुड़िया, बस कह दो मेरा लाइटिंग साफ करना, वो साफ करेगा। ये है अफीम। चलो आज इसको खत्म करना है तो लंबा खत्म हो जाएगा। 3 प्लेयर हैं पूरे राजस्थान में। पहले हैं आमेर के जयपुर, ये महान उस समय के कूटनीतिज्ञ हैं। आज के अमित शाह की तरह से हैं, जबरदस्त डिप्लोमेट है। राणा राज सिंह हैं, ये कसम खाए कि हम कभी झुकेंगे नहीं, ये इनके खून में ये कि हम झुकेंगे नहीं। और ये भी उस समय के महान सेनापति, इनमें दोनों हैं, योद्धा भी हैं और कूटनीतिज्ञ भी हैं। नहीं, कूटनीतिज्ञ नहीं है, ये भी योद्धा है। और उत्तराधिकार के युद्ध में उत्तराधिकार का युद्ध जब लड़ा जा रहा शाहजहां के पुत्रों के बीच में, तो ये दारा के तरफ थे। आप लोग पढ़े भी हैं, सिखों के साथ थे, इसलिए औरंगजेब इनसे बहुत नाराज था। जयसिंह क्या है, जयसिंह न दारा के साथ है ना औरंगजेब के साथ है। और राणा राज सिंह ये अभी अधीनता स्वीकार ही नहीं किया था परिवार, तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो अधीनता दूसरे तरीके थी। वो संधि देखे होंगे, उदयपुर की संधि, इनसे नाराज है। लेकिन ये जयसिंह के मध्यस्थता के कारण, जयसिंह के मध्यस्थता के कारण औरंगजेब इनको भी माफ कर दिया और 7000 का मनसबदार बना दिया। 7000 ही मनसबदार बना दिया, अर्थात मुगल सेवा में शामिल हो गए। राजपूतों से स्थितियां बिगड़ी कब, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। 1668 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो जसवंत सिंह के एक भी पुत्र नहीं थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो पुत्र नहीं थे, लेकिन इनकी एक रानी जो मेन रानी थी वो प्रेग्नेंट थी। सर ये जो जसवंत सिंह और जयंत सिंह, इन दोनों में समझा था डिप्लोमेट अच्छे कौन? अरे यार, क्यों उसके पीछे तुम पड़ गए हो? सर एक जगह क्वेश्चन आया था कंपैरिजन करने के लिए दोनों में। हाँ,
तो जसवंत सिंह को वो किए थे। लेकिन हैं डिप्लोमेट, हाँ कूटनीतिज्ञ। हाँ, लेकिन जय सिंह है। कहीं नहीं दिखाया गया है। ये मान के चलो कि जय सिंह से बड़ा कूटनीतिज्ञ उस समय कोई था ही नहीं। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए, स्थितियां कब बिगड़ी? 1678। जमरूद एक जगह है। अफगानिस्तान। जमरूद कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। क्या हुआ, हमसे पूछो, क्या दिक्कत हुई है? सर जी, जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें दारा सिकोह के साथ जसवंत सिंह थे। नहीं पूछ रही है दारा सिकोह कौन है, इस बीच में आ गया। नहीं वो मतलब जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रही है। उत्तराधिकार का युद्ध 1658-59 में लड़ा गया था। हाँ तो उसमें तुम देख रही थी कि एक तरफ था दारा सिकोह और दूसरे तरफ था कौन? औरंगजेब। तो दारा सिकोह की सेना का साथ दे रहे थे जसवंत सिंह उस समय। तो वही दुश्मनी थी औरंगजेब से। तो औरंगजेब जसवंत सिंह को अपना दुश्मन मानता था। लेकिन जय सिंह के समझाने बुझाने पे, मध्यस्थता करने पे औरंगजेब उनको माफ कर दिया। इतिहास है, इतिहास में पीछे की चीज़ों को भी कनेक्ट कराना पड़ता है। आखिर वो दुश्मनी क्यों थी? इसलिए थी कि जसवंत सिंह दारा सिकोह की सेना का साथ दिए थे। अब दोस्ती हो गई, 7000 का मनसब मिल गया, नौकरी पा गए। जमरूद अफगानिस्तान का एक जगह है, यहीं पे जसवंत सिंह मरे। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी अफगानिस्तान के जमरूद नामक जगह पे। जसवंत सिंह के मतलब उनके पिता का क्या नाम था? किनके? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह के पिता का नाम, हाँ, दारा सिकोह के। शाहजहां। दारा सिकोह के पिता का नाम है शाहजहां, भाई का नाम है औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। समझ में आ गया। अभी अपना पन्ना पलटोगे पीछे तो उसमें जो है पता चलेगा उत्तराधिकार का युद्ध किस किस तरीके से लड़ा गया था। चलिए, जसवंत सिंह की मृत्यु हुई जमरूद में। और उस समय जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं था, ये संतान थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी रानी एक लड़के को जन्म दी। मृत्यु के बाद इनकी जो रानी थी उसको एक पुत्र हुआ और इसी पुत्र का नाम क्या रखा गया? मालदेव। महादेव। मालदेव नहीं, मालदेव तो बहुत पाले। अजीत सिंह। अजीत सिंह। जब जमरूद में जसवंत सिंह मरे थे ना, तो उनके परिवार को मुगल सैनिकों के संरक्षण में बुला लिया गया। कहाँ पे? आगरा। और आगरा में बुला लिया गया। भाई उसके नौकर थे, एक तरह से नौकरी कर रहे थे। तो सिंपैथी दिखाया, कहा कि ऐसा है, रानी को पूरे हरम को बुला लाओ आगरा। और राजपूतों का वहाँ पे जमावड़ा था ही आगरा में। तो आराम से रह रही थी, तब तक लड़का हो गया। और लड़का हुआ, औरंगजेब कहा कि जोधपुर रियासत का राजा इस लड़के को मैं तब मानूंगा जब लड़के को इस्लाम स्वीकार करा दिया जाए। ये तो गड़बड़ी है। पैदा हुए बच्चे का खतना किया जाए और खतना करने के बाद उसको इस्लाम स्वीकार करा लिया जाए, तब हम मानेंगे कि ये जोधपुर रियासत का शासक बनेगा। उस समय मराठों के एक नायक है जिसका नाम है दुर्गादास। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मराठा नायक है दुर्गादास। और दुर्गादास किसी तरह से रानी को और अजीत सिंह को लेके जोधपुर भागने में सफल हो गए। जब राजा की तरफ से फरमान आया कि नवजात शिशु का खतना करा के इस्लाम स्वीकार करा लिया जाए, जब इनको सूचना मिली तो किसी तरह से रानी को और अजीत सिंह को निकाल के जोधपुर पहुंचने में सफल रहे।
दुर्गवंशी ठाकुर कहाँ पाए जाते हैं? दुर्गवंशी सबसे अधिक पाए जाते हैं जौनपुर में। इसी रास्ते से भागे थे दुर्गादास। तो वहां पे भी दो दो तरह के मत चलता है। जैसे कि हम लोग हॉस्टल में रहते थे जौनपुरी तो एक वर्ग ठाकुर कहते थे, जो ठाकुर दुर्गवंशी ठाकुर, वो कहते थे कि दुर्गवंशी दुर्गादास के संतान है, दुर्गादास के संतान है। दुर्गादास के जो लड़के थे मर गए। हाँ अच्छा अच्छा, किस विभाग में है? रेडियो। तो वहाँ पे वो बताएंगे, पूछना दुर्गवंशियों का इतिहास। तो वो कहते हैं सब कि हम लोग दुर्गादास राठौर के संतान हैं, इसलिए हम लोग दुर्गवंशी कहलाते हैं। आज जो उनके एंटी हैं, जैसे अन्य कास्ट वाले, वो कहते हैं कि जो दुर्गवंशी हैं, दुर्गादास जब यहाँ छुपे थे जौनपुर में, तो एक दासी से उनका संबंध बन गया। ये दुर्गवंशी दासी पुत्र है। लेकिन है दुर्गादास को ही लेकर अपना चलते हैं सब। तो दुर्गादास ये राठौरों के राज तिलक कहे जाते हैं। राठौरों के राज तिलक, क्योंकि अजीत सिंह को लेके जाने वाले यही हैं। कंटिन्यू संघर्ष शुरू किए। राठौरों के तिलक माने जाते हैं। तिलक में टीका, यही दुर्गादास हैं जो अजीत सिंह को लेके पहुंच गए कहाँ? जोधपुर। और पीछा करते हुए औरंगजेब और उसकी सेना पहुंच गई कहाँ? अजमेर। अजमेर जोधपुर जा रहे हैं ना। तो जोधपुर अजमेर में कितना दूर है ये बताओ। पहले तुमको बम्बई जाना हो कमाने, तो पहले कंपनियों में जाकर उतर जाओगे, अपने हित रिश्तेदार को देखे हुए पहले जाके वहाँ नहा धो के फ्रेश हो गए, तब तो जाओगे ज्वाइन करने के लिए। अजमेर पहुंचा और 1689 अरे काम चले गए। पेन इरेजर 2 बार करना पड़ेगा। हाँ हाँ पेन 1679 है ना सर। ये जो अजीत सिंह को हाँ? इस्लाम धर्म क्यों करके, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? एक तो उसका जनरल उद्देश्य था कि किसी को मुसलमान बनाना है, लेकिन स्पेशली इनको क्यों? इनको इसलिए कि यदि राजा इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो उसके महताज को स्वीकार कर लेंगे। ये बताओ, कोई भी कन्वर्जन कराने वाले लोग बड़े लोगों के पीछे क्यों पड़ते हैं कि ये कन्वर्ट हो? छोटे लोग देख के कोई विद्वान है, मान लो कि 1 मिनट के लिए सपोज करो मोदी जी को मान लीजिए। नहीं, मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज है। मान लो कि धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लें तो वो वक्ता है और उनके प्रति अगाध आस्था है लोगों का, सारे लोग हो जाए तो अपने आप बहुत सारे लोग जो है उस धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए जो धर्मगुरु है सिखों के, इनके सामने ऑप्शन रखता था या तो मौत स्वीकार। वही बात है, वहां पहुंचोगे, अभी पहुंचोगे। हाँ चलिए 1679 औरंगजेब अजमेर पहुंचा और राठौरों के विद्रोह का दमन किया, किंतु पूर्ण रूप से दमन नहीं कर पाया और ये लगातार विद्रोह इनका चलता रहा राठौरों का। बाद में जब औरंगजेब 1707 में मर गया, अजीत सिंह स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र शासक की तरह से। वहां से मुगल जो
सूबेदार था उसको निकाल के बाहर किए और अपना जो है जोधपुर पर अधिकार कर लिए। ठीक, तो ये तो है कौन सा संबंध किसके साथ? औरंगजेब का राजपूतों में राठौरों के साथ संबंध। ठीक, एक प्लेयर और बचा है कौन? जयसिंह से तो संघर्ष होगा नहीं, राणा राज सिंह। औरंगजेब खुद गया था वहाँ पे राठौरों का दमन। हाँ, अजमेर गया था। उस टाइम नया होगा सर, थोड़ा तेज चलो भाई, नहीं तो खत्म आज भी नहीं हो पाएगा, नहीं तो जब खत्म नहीं होता तो यूपी शुरू नहीं हो पाएगा। क्योंकि यूपी में भी टाइम लगेगा। यूपी को मैं उस तरह से पढ़ाने के मूड में हूँ कि मेंस में भी फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। जब तक प्री और मेंस को कंबाइन करके यूपी नहीं पढ़ोगे तब तक जो है यूपी में एक रुचि नहीं जगेगी, क्योंकि फैक्ट बहुत है यूपी में। तो इसलिए फैक्ट के साथ जब कहानी चलेगी और जो मेंस में क्या कारण है कि जैसे कि पूर्वांचल में इस तरह की समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ों को जब लेके चलेंगे तभी जाके यूपी को कायदे से पढ़ा जा सकता है। और यूपी टाइम लेगा, इसलिए इतिहास बीच बीच में मैं हिंदी भी आगे लेके चलूँगा। नहीं, हिंदी इसमें कहाँ आ पाएगा। कुछ पढ़ाने के बाद थोड़ा हिंदी पढ़ा दीजिएगा। अरे यार, तुम लोग कह रहे हो हिंदी पढ़ा दीजिए, एसएससी वाले कह रहे हैं सर इतिहास एक बार और पढ़ा दीजिए क्योंकि वहाँ 25 पीरियड मिला है। उनको छोड़िए, उनसे क्या? वहाँ 25 पीरियड, 25 पीरियड में अब समझ लो मैं 14 पीरियड में 25 लाख BC से पढ़ाते वाला उन्हें खींची तो खत्म कर दिया कल। अब किस स्पीड में पढ़ाए होंगे तो एकदम शॉर्टकट पढ़ाए हैं, तो उन सबको ये है कि सर जो है ये सब चीज़ें थोड़ा उसको पढ़ा दीजिए। एसएससी वाले कह रहे हैं थोड़ा हमको भूगोल पढ़ा दीजिए। आइए, एक टीचर 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा। बात ये है ना, तो आप कनेक्ट कराते हैं, ये चीज़ तो सही है। अब जैसे कि यूपी पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी लगभग उत्तर भारत की ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। उत्तर भारत की जितनी ज्योग्राफी है पूरा, जब तक उत्तर भारत की ज्योग्राफी से वाकिफ लड़का नहीं होगा उत्तर प्रदेश को समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि पूरा गूढ़ चीज़ें हैं। आज जब तक वो ज्योग्राफी नहीं समझेगा तब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में नहीं समझ पाएगा। आज जब इतिहास जब तक नहीं समझेगा तब तक योजनाओं के बारे में नहीं समझ पाएगा। आखिर विशेषकर पूर्वांचल में ही वो योजना क्यों चल रही है और कोई विशेष योजना मध्य बेल्ट में क्यों चल रही है, बुंदेलखंड में अन्य योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं। तो जब हम इतिहास और भूगोल दोनों जान जाएंगे तो हम शासन के जो नीति के उद्देश्य है उसको जान पाएंगे। और जब शासन के नीति के उद्देश्य को जान पाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सबसे अधिक जल वाली योजनाएं बुंदेलखंड में क्यों चलाई जा रही है और जल जनित बीमारियों से संबंधित शोध केंद्र पूर्वांचल में क्यों खुल रहे हैं। इसलिए जल के जमाव ज्यादा है, मरीज ज्यादा हैं। आखिर योगी जी गिद्ध प्रजनन केंद्र मुरादाबाद में क्यों नहीं खोल दिए? इसलिए वहाँ उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ ज्यादा जरूरत है। अरे जरूरत की बात नहीं, ये बताओ क्यों नहीं खोले मुरादाबाद? कोई एनवायरमेंट नहीं है उसका। यहाँ गिद्ध कहाँ अधिक पाए जाएंगे? जहाँ मवेशी मरेंगे, जहाँ अधिक से अधिक मवेशी मरेंगे। अधिक से अधिक मवेशी कहाँ मरेंगे? जहाँ बीमारी ज्यादा होगी, जहाँ अधिक मवेशी होंगे तभी बीमारी होगी। जहाँ अधिक मवेशी होंगे वहीं तो मरेंगे। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में मृत्यु क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। कितना ही मेडिकल सुविधाओं का विकास कर दो, लेकिन जब अधिक लोग होंगे तो एक दिन मरना ही मरना है। तो अधिक लोग हैं तो अधिक मर जाते हैं। गिद्ध प्रजनन केंद्र योगी जी बनाए कहाँ पे? महाराजगंज में। तो महाराजगंज में इसलिए बनाए कि पूर्वांचल वाला बेल्ट है और यहाँ पे कृषि की अधिकता है, और जहाँ कृषि की अधिकता तो ये उसी के साथ जो कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ बोला जाता है, तो पशुपालन भी होगा। और जब पशुपालन अधिक होगा तो पशु अधिक होंगे, पशु अधिक होंगे तो वो अधिक मरेंगे। साथ में जल जनित बीमारियां यहाँ होती हैं पशुओं को और आदमी को, तो अधिक से अधिक मरेंगे तो इनकी सफाई कौन करेगा? ये करेगा।
तो इसलिए यहाँ पे प्रजनन केंद्र। जापानी इंसेफ्लाइटिस का शोध केंद्र गोरखपुर में क्यों खोला गया? क्योंकि मरीज ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये पानी जमता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस वैसी क्षेत्र में होता है जहाँ धान और गन्ने की खेती होती है। धान एवं गन्ने की खेती कहाँ होती है? जहाँ पानी अधिक होगा। जब तक एक एक वाक्य को तोड़ोगे नहीं तब तक सिविल की तैयारी नहीं हो पाएगी। पेज को बर्बाद करो, ये नहीं कि एक पेज में एकदम चिवटी तरह से लिखते चले जाए, नहीं। क्यों है, क्या है और कैसे है, इन तीनों में जिस दिन तोड़ना समझ गए, सिविल की तैयारी जानते हो, एकदम इजी हो जाती है। तब बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से कनेक्ट कराओ कि यहाँ पे जल जनित बीमारियां क्यों? क्योंकि तराई बेल्ट है। पानी होगा। तराई बेल्ट में क्या होता है? बाढ़ के पानी। भाबर क्षेत्र की नदियां आके ऊपर हो जाती हैं। अधिक से अधिक यहाँ नदियां हैं। पूर्वांचल में बाढ़ होता है और बाढ़ से जल जमा होता है, जल जनित बीमारियां अधिक होती हैं। और जापानी इंसेफ्लाइटिस को फैलाने वाला जो मच्छर है कौन है? माना एंफिलीज नहीं, वो तो मलेरिया का है। क्यूलेक्स। टाइगर क्यूलेक्स है। और टाइगर मच्छरों की प्रजाति में ये सब आते हैं, सब वो यहाँ पाए जाते हैं। एक एलिफेंटियासिस को भी वही बढ़ाता है। हाँ, फाइलेरियासिस होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मरीज अधिक, तो शोध केंद्र खोल दो गोरखपुर में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बकरियां कहाँ पाली जाएंगी, एक बार विचार करो। पानी वाले क्षेत्र में या कि सूखे क्षेत्र में? सूखे क्षेत्र में। पानी वाले में कि बकरी पालन, भेड़ पालन कहाँ विकसित होगा? शुष्क क्षेत्र में। तो शुष्क क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? आगरा मथुरा वाला क्षेत्र, सबसे कम बारिश होती है। बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में खोल दिया गया। तो ऐसे केंद्रों को याद करोगे, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से गोरी लोग जादू के छड़ी लगा के, नहीं। जब ऐसे टेक्निक से जब पढ़ोगे तो शाश्वत दिमाग में बना रहेगा। एग्जाम के सामने, एग्जाम पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो तर्क करना शुरू करोगे, और तर्क करना शुरू करोगे तो टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। केवल पढ़ के कंपटीशन नहीं निकाला जाता, रट के रट्टा तो कभी बिल्कुल नहीं। टेक्निक लगाओ कैसे, आखिर इसके पीछे कारण क्या होगा। देखे ना, उस दिन वो आए थे समाज कल्याण अधिकारी से, क्या पूछ रहे थे, आखिर पानीपत में ही क्यों युद्ध हो रहे थे। एक दिन पहले हम सबको बताया था कि पानीपत में क्यों इतने युद्ध लड़े हैं, लेकिन तब भी जो है किसी की जुबान एकदम क्लियर कट नहीं खुल रही थी। चलिए, ये मारवाड़ों के जो मारवाड़ था अर्थात जोधपुर वाले के साथ ऐसा हुआ। 1707 में औरंगजेब मरा और अजीत सिंह स्वतंत्र हो गए। इसके पहले संघर्ष कर रहे थे। अगला प्लेयर है मेवाड़, राजपूतों में मेवाड़। इसी से अनुमान लगाओ कि राजपूत नीति जो औरंगजेब की थी वह कभी मधुर नहीं रही, और राजपूतों का मेन रोल था मुगलों के पतन में। मेवाड़ ये किस जगह पर है राजस्थान में? हाँ? ये किस जगह पर है? इसको नहीं। मेवाड़, अरे मेवाड़ जो उदयपुर गई हो कभी? नहीं, ये इसमें लिखा है तब उसके अकॉर्डिंग हम पूछे। ये सब के सब राजस्थान की जो है रियासतें हैं, वो जोधपुर में है, ये उदयपुर वाले बेल्ट में है, और जो आमेर है वह जयपुर है। मेवाड़ के साथ संबंध, औरंगजेब का मेवाड़ के साथ संबंध है। संबंध बिगड़ा क्यों? संबंध पहले से भी ठीक नहीं था, लेकिन 1680 के बीच में आके औरंगजेब क्यों मेवाड़ के पीछे पड़ गया, यही जानना है। दो कारण है। एक कारण यह है कि राणा राजसिंह जजिया देने के लिए तैयार नहीं थे।
जजिया का ही विरोध किए थे। जजिया एक टैक्स होता था जो किससे लिया जाता था? गैर इस्लामिक लोगों से, केवल हिंदू ही नहीं, जो इस्लाम, ये कन्वर्जन का एक तरीका था ना, कि किसी धर्म के हो, इस्लाम स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो तो जजिया नहीं देना पड़ेगा। शासक वर्ग होने का यही फायदा है। जैसे मान लो LIC जो है बहुत कम बेनिफिट देती है कि नहीं? जैसे कि FD करो किसी बैंक में या म्यूचुअल फंड ले लोगे, तो ये सब अधिक ग्रोथ कराते हैं। लेकिन LIC क्या है? जमा करते रहो, बस यही सुरक्षा है कि मर जाओगे एक्सीडेंट वगैरह में तो मिल जाएगा। नहीं तो जो मैच्योरिटी होती है बहुत लाभ से नहीं होती है उसके, फिर भी लोग LIC कराते हैं, बुद्धिमान लोग कराते हैं। क्यों? परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए तो ठीक है, एक तो है वो। LIC से जो पैसा आता है ना मैच्योरिटी पे, उस पर टैक्स नहीं लगता है। अच्छा, जो पैसा आपको मिलेगा। हाँ, जैसे मैच्योरिटी हुई और तुम जिंदा भी रह गए, मरे नहीं, तो मान लो 20 साल का कराया, 20 साल में तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया आ गया, बहुत बड़ी LIC लिए हो, तो 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा LIC से प्राप्त हुई आय पे। जबकि 1 करोड़ रुपया आपको जो है FD से आ गया, सरकार 18% GST काट लेगी। अब समझ लो कितना काट ली, 18 लाख तो काट ली। इसीलिए बहुत कम लाभ होते हुए भी लोग LIC कराते हैं, अधिकारी वर्ग जरूर कराता है। चलिए, तो एक कन्वर्जन का एक पॉलिसी है कि जब हम टैक्स बढ़ाएंगे तो अपने आप लोग मजबूर होकर कहें कि यार इतना पैसा बचेगा, चलो। धर्म तो सब एक ही है, चाहे इस्लाम चाहे हिंदू। तो ये तैयार नहीं हुए जजिया देने के लिए, जजिया कर देने के लिए। और दूसरा कारण है, जब मारवाड़ एवं मारवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था, के समय राणा राजसिंह मारवाड़ के तरफ थे। किसके तरफ थे? मारवाड़ के तरफ, जोधपुर के तरफ दुर्गादास और अजीत सिंह के साथ थे। स्वाभाविक था। हाँ, स्वाभाविक। तो यही 2 कारण थे। तीसरा कारण यह है कि औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर को भड़काने में भी इनका हाथ था। जैसे कि औरंगजेब जब राजपूतों का दमन कर रहा था और लगभग जो है दमन समाप्त हो गया, तो शाहजादा अकबर, पहले ही मैं लिखवाया हूँ, अकबर इसके पुत्र का नाम है। औरंगजेब के एक पुत्र का नाम था अकबर। अकबर के हाथ में नेतृत्व देके आगरा लौट गया। राजपूत ये तीनों प्लेयर क्या किए कि उसको उकसा दिए। किसको? शाहजादा अकबर को। अकबर औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। अकबर औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। तो ये सब कारण थे जिसके नाते इससे खफा था। 1680 ईस्वी, समझ में आ रहा है कि बस कहानी मैं कह रहा हूं। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। सोलह सौ अस्सी ईस्वी में राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई। हाँ, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो अगले राणा कौन आए? राणा जय सिंह। अब देखो यहाँ कंफ्यूज ना होना, ये राज सिंह के पुत्र हैं, इनका नाम है राणा जय सिंह। और जय सिंह संघर्ष को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए 1681 ईस्वी में
मुगल प्लस राणा जयसिंह। फिर देखना जयसिंह को कंफ्यूज ना हो जाना, जयसिंह इनका भी नाम है। आमेर वाले जयसिंह तो हैं ही, राणा प्रताप के खानदान में भी इनका नाम रखा गया था राणा जयसिंह। के बीच संधि हो गई। संधि हुई, इसको संधि को कहा जाता है 1681 में हुई थी उदयपुर की संधि। सोलह सौ 81 ईस्वी में उदयपुर की संधि हो गई और इस संधि के अनुसार राणा जयसिंह मुगल अधीनता स्वीकार कर लिए और जजिया देने के लिए राजी हो गए। सर ये राणा राज सिंह के पुत्र है राजा जयसिंह। हाँ, इसीलिए मैं बार बार कहा कंफ्यूजन होगा। वो जयसिंह अलग है, तो है ही है। जयपुर वाले जयसिंह अलग हैं, ये लड़के हैं राणा राज सिंह के, ये उदयपुर वाले जयसिंह हैं। एक जयपुर आमेर जयपुर में जयसिंह शासक हाँ। और एक मेवाड़ में जो शासक राजा राणा राज सिंह है उनके पुत्र का नाम है जयसिंह। राज सिंह के मरने के बाद कौन शासक बन रहे हैं? जयसिंह। जयसिंह 1681 में उदयपुर का संधि कर लिए और उस संधि में मुगलों की अधीनता पूर्ण रूप से, यदि पूछा जाए कि पूर्ण रूप से मुगल अधीनता मेवाड़ कब स्वीकार किया, तो राणा जयसिंह के जमाने में, राणा जयसिंह के जमाने में, औरंगजेब के काल में। ठीक, तो राजपूतों के साथ संबंध समझिएगा कैसा था, केवल संघर्ष वाला संबंध था। अब एक बीच में आएगा शाहजादा अकबर का विद्रोह। अगला टॉपिक है शाहजादा अकबर का विद्रोह। जल्दी चलो, अभी सिख तक पहुंचाना है। सिख भी विद्रोही होंगे, तब जाके दिमाग में सिनेरियो बनेगा कि मुगलों के पतन के पीछे औरंगजेब की नीतियां क्यों उत्तरदायी थी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। हर जगह तो मुगलों की क्षति हो रही है। वहां मराठों से संघर्ष चल रहा है दक्षिण में, इधर राजपूतों से संघर्ष चल रहा है, आगे चल के सिखों से संघर्ष शुरू होगा, इधर इसका लड़का स्वयं जो है विद्रोह कर दिया। तो ऐसे में शक्ति का क्षरण हो रहा है ना। उसके बाद से ही नहीं, प्रथम मुगल सम्राट है जिसके शासनकाल में किसानों का जबरदस्त विद्रोह हुआ। क्यों हो रहा था किसानों का विद्रोह? क्योंकि जब हम अधिक कंटिन्यू युद्ध में युद्धरत रहेंगे तब हमें टैक्स बढ़ाना मजबूरी हो जाएगा। अभी भारत लगातार 5 साल तक युद्ध किसी देश के साथ कर दे तो जानते हो आम जनता की जीना दुभर हो जाएगा। क्योंकि जब युद्ध होता है, आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही, जब युद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य से जब युद्ध लड़ता है तो सारे मटेरियल को यौधिक क्षेत्र में मोड़ दिया जाता है। दूध सबसे पहले सैनिक हो जाएगा, तब आपको चाय बनाने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि युद्ध का मोर्चा आपके देवरिया में ही खुला हो, और यहाँ पे 50,000 लीटर दूध की जरूरत पड़ रही है सैनिकों को। तो चाहे वो राष्ट्रवाद जगा के या फिर जबरदस्ती वह आपूर्ति सैनिकों को करेगा। और जब सब युद्ध चला जाए, जब दूध वहां चला जाएगा तो बच्चे क्या पिएंगे? पानी पिएंगे, या तो फिर दूध इतना महंगा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कभी विद्रोह होना ही होना है। इसीलिए कोई भी राष्ट्र चाहता है कि युद्ध लंबा न खींचे। हिटलर का जर्मनी में पराजय के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। युद्ध की 2 पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी जो संसाधन युक्त आदमी अपनाता है, संसाधन युक्त, जिसके पास बहुत अधिक संसाधन है, वो क्या करेगा? युद्ध को लिंगर करेगा, जैसे रसिया कर रहा है। यूक्रेन का साथ यदि नाटो नहीं दे रहे होता, पश्चिम के देश नहीं दे रहे होते, तो यूक्रेन जानते हो, जो वहां का जो वो राष्ट्राध्यक्ष है
घोड़ी के रूप में घोड़ी बन के वो जाके जो समर्पण करता हो, जब संसाधन बहुत पर्याप्त होता है तो वह देश चाहता है कि युद्ध को लंबा खींच दो, हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ना नहीं है, वो छोटा देश है, अपने आप टूट जाएगा। तो युद्ध की अपनी एक पॉलिसी होती है। हिटलर क्या किया? हिटलर अनुमान लगाया कि जो मेरी तैयारी है उस तैयारी से युद्ध करूंगा तो मैं पूरी दुनिया को 3 साल के अंदर पराजित कर लूंगा, और उसी पद्धति के अनुसार युद्ध शुरू किया। वो क्रिक पद्धति अपनाया और धुआंधार मूसलाधार बम गिरवाना शुरू कर दिया। यह पॉलिसी मित्र देशों को पता चल गई। आज हिटलर के पास तो संसाधन 3 साल का ही है। यदि हम युद्ध को खींच के 4 साल कर दें तो हिटलर की तो औकात ही नहीं लड़ने की। अब हुआ यही, युद्ध को खींच लिए सब। अब उसमें क्या हो रहा था, ये युद्ध कर रहे हैं और मित्र राष्ट्र अपने सेना को पीछे हटा रहे हैं और सब कुछ स्वाहा कर दो की नीति अपना रहे हैं। सब कुछ स्वाहा कर दो की नीति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि पड़रौना में हम लड़ रहे हैं और हम पीछे हटना शुरू कर दिए, आगे वाला जीतता आ रहा है, तो हम जितने पीछे हटेंगे उतना ही क्या करेंगे, शहरों को जला के नाश करते चले जाएंगे ताकि उसको संसाधन न मिले। और जब वो अंदर घुस जाएगा तब हम घूम के वार करेंगे पीछे से। तो अनेक पॉलिसी होती है। चलो कहाँ पे थे? हाँ, ये तो हो गए। अगला कौन है? हाँ, शाहजादा अकबर का विद्रोह। बड़ा था इतना? हाँ, बड़ा लड़का था? नहीं, दूसरे नंबर का था। सबसे बड़ा था मुअज्जम था, शाहजादा अकबर। शासक मानने की संभावना किसकी, मुअज्जम की थी? तो बड़ा वो था, लेकिन संगत की बात होती है ना, संगत इसको मिल गई, ऐसी एक विद्रोह कर दिया। ऐसा था तो वैसे भी जानता था कि हम बनेंगे नहीं। हाँ? हम बनेंगे नहीं। क्यों? मुअज्जम बनेगा। हाँ, नियम से चलेंगे तो मुअज्जम बनेगा, इसलिए क्यों नाम पहले ही बन जाए। का विद्रोह 1681, शाहजादा अकबर का विद्रोह 1681। कारण, विद्रोह का कारण अभी मैंने बताया कि वहां पे जब संघर्ष कर रहा था तो 1680 ईस्वी में औरंगजेब इसी के जिम्मे सेना का नेतृत्व छोड़ के कहाँ आ गया? आगरा। ये लड़का था, राजपूत भी कम खिलाड़ी थे नहीं, इसको उकसा दिए। राजपूतों द्वारा सहायता देने का आश्वासन, यही इसका मुख्य कारण था। इस विद्रोह का मुख्य कारण यही था। राजपूत आश्वासन दिए कि आप स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर दो, लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं।